वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डेट है 6 अगस्त और हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज सुबह आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश के बंदरगाह पर मैसिव ब्लास्ट हुआ है? देखिए, ये जो मैसिव ब्लास्ट है, लोग इसकी तुलना परमाणु बम का जो ब्लास्ट हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में, उससे इसकी तुलना कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। इसका जो इफेक्ट है वह 10 से 20 किलोमीटर के एरिया तक महसूस किया गया है और इसमें लगभग 70 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और वो भी ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और जो घायलों की संख्या है वह 4000 के आसपास है। तो आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा ब्लास्ट है और ये हुआ है लेबनान के बंदरगाह पर। लेबनान का जो कैपिटल है वह है बेरूट। बेरूट में स्थित है यह बंदरगाह जहाँ पर यह ब्लास्ट हुआ था। पहले हम बात करते हैं लेबनान की स्थिति के बारे में। तो ये एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है, जैसा कि आप इसे देख सकते हैं। इसकी स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए ये इंडिया, ये पाकिस्तान है, ये ईरान है, इराक है और ये सीरिया है। सीरिया से लेबनान की बॉर्डर लगती है। लेबनान की कैपिटल है बेरूट और बेरूट में है वह बंदरगाह। पहले हम बात करते हैं बेरूट की। तो यह है बेरूट की स्थिति, यह लेबनान का मैप है जूम में। अगर मैं बात करूं इस पोर्ट के बारे में तो यह है पोर्ट की स्थिति। बेरूट पोर्ट जो है, बेरूट सिलॉस इस पोर्ट का नाम है। देखिए, अगर मैं बात करूं ये जो धमाका हुआ इसका कारण क्या था? इसका कारण था इस पोर्ट के पास में, इस बंदरगाह के पास में अमोनियम नाइट्रेट के बहुत बड़े भंडार थे। एक बहुत बड़ा स्टोरेज वहाँ पे था अमोनियम नाइट्रेट का। वैसे तो अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ एज अ फर्टिलाइज़र होता है, लेकिन अगर अमोनियम नाइट्रेट में एक्सप्लोजिव मटेरियल को मिक्स कर दिया जाए तो ये एक बहुत बड़े ब्लास्ट का कारण बन सकता है, जो कि ये ब्लास्ट हो चुका है, जैसा कि हम इसका देख सकते हैं। देखिए, इसका अगर मैं थोड़े इतिहास की बात करूं, 2015 में एक शिप आया था बेरूट पोर्ट पर। ठीक है, बेरूट पोर्ट पर वो शिप आया था और वहाँ पर वो रुका। फिर जब उसका इंस्पेक्शन किया गया लेबनान की जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा, लेबनान पुलिस के द्वारा, तो वहाँ पर उसके इंस्पेक्शन में यह पाया गया कि उस शिप में 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट के भंडार हैं। तो इसको आगे बढ़ने से रोका गया। उसके बाद ये जो शिप थे, ये जो भंडार थे एमोनियम नाइट्रेट के जो भंडार थे, फिर इनको स्टोर कर लिया गया। वहीं के पास के जो एक वेयर हाउस था उस बंदरगाह के पास में, वहाँ पर इसको स्टोर कर लिया गया। तो अब उसी अमोनियम नाइट्रेट में ये ब्लास्ट हुआ है और ये इतना खतरनाक ब्लास्ट हुआ है जिसका काफ़ी बड़ी मात्रा में जान और माल की हानि हुई है। लेकिन इसी बीच जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक कमेंट आया। उन्होंने ये कहा है कि यह एक लापरवाही की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि यह एक प्रॉपर अटैक है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी चिंता वाला विषय है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जी कह रहे हैं तो हो भी सकता है, इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो हो सकता है ये अटैक भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए हाल ही में सिंगापुर में जो प्रीतम सिंह जी हैं वह सिंगापुर के पहले विपक्ष के नेता बने। अगर मैं बात करूं आइवरी कोस्ट के बारे में, तो हाल ही में हामिद बकायको आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, करंट अफेयर्स को डिटेल में बताने का हमारा जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में डिटेल में जानते हैं तो हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे, और अगर हम उसको कनेक्ट कर पाएंगे तो हम उसको काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो आपके स्टडी ग्रुप्स हैं आप उनमें जाके भी इसको शेयर कर सकते हैं ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का और अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में कौन गुयाना के नए प्रधानमंत्री बने? देखिए, अगर मैं इनके बारे में बात करूं, पहले हम कलम ने क्वेश्चन डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, उसमें गुयाना के राष्ट्रपति के बारे में हमने बात की थी। तो पहले हम उनको रिवाइज करने की कोशिश करें तो उनका नाम था मोहम्मद इरफान अली, ये थे राष्ट्रपति। अब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है उनका नाम है मार्क एंथनी फिलिप्स। अगर मैं मार्क एंथनी फिलिप्स के बारे में बात करूं तो ये गुयाना के जो रक्षा बल है उसके पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ है और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं गुयाना के बारे में तो ये गुयाना की स्थिति है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, यह एक कंट्री है। अगर मैं बात करूं कैपिटल की तो इसका कैपिटल है जॉर्ज टाउन और जो मुद्रा है वह है गुआनीज डॉलर। देखिए, बात करते हैं हम अन्य ऑप्शंस के बारे में। अगर मैं अन्य ऑप्शंस के बारे में बात करूं तो जो भरत जयदेव है इनको भी हाल ही में गुयाना के उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब मैं बात करूं जीन कास्टेक्स की, तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर अभी तक आपको आ गया होगा, क्योंकि कल भी मैंने लगभग सारे पीएम और जो प्रेसिडेंट जिनके हाल ही में नियुक्त हुए उनको रिवाइज करवाया था। तो जीन कास्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इसको आप कमेंट में लिख के बताइए मुझे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है हमारे टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप्स की, आप उस पे जा सकते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपको इन वीडियोस की जो पीडीएफ है वहाँ पर अवेलेबल है, आप वहाँ से इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश में गांधी जी की याद में सिक्के जारी किए जाएंगे? देखिए, अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो यह देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन में एक समुदाय है, उसके बारे में बात की जाए तो VAME समुदाय। VAME, वी से है ब्लैक, ए से एशियन, एम से माइनॉरिटी और ई से है एथेनिक। यह जो समुदाय है, इस समुदाय के लोगों के योगदान में बढ़ती रुचि के कारण ब्रिटेन महात्मा गांधी के नाम पर सिक्के जारी करने पर विचार कर रहा है। अगर मैं बात करूं, इसके अलावा हाल ही में गुरु नानक देव की जो जयंती थी उस पर ब्रिटेन की एक सड़क है जिसका नाम है हेनरी हैवलॉक सड़क, इसका नाम गुरु नानक देव जी के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इजराइल के बारे में तो हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जो जयंती थी उस पर एक इजराइल की एक सड़क है, उसका नाम टैगोर स्ट्रीट रख दिया गया है। अब अगर मैं बात करूं स्विट्जरलैंड के बारे में, देखिए स्विट्जरलैंड के बहुत महान टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है रोजर फेडरर। उनके नाम पर स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने 20 फ्रैंक का सिल्वर सिक्का जारी किया है और यह एकमात्र ऐसे जीवित व्यक्ति हैं जिनके नाम पर सिक्का जारी किया गया। देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर सिक्कों की बात हो रही है, थोड़ा इतिहास में बात करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। और अगर मैं बात करूं सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो वह सिक्के चलाए गए थे कनिष्क के द्वारा। देखिए, अगर मैं बात करूं तो आपने ये क्वेश्चन काफी बार देखा होगा, बीड़ा बजाते हुए किस शासक ने सिक्के चलाए थे, तो उन शासक का नाम है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शुद्ध चांदी के सिक्के, सबसे ज्यादा शुद्ध चांदी के सिक्के किस शासक ने चलाए थे, तो उनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, तो उनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गजेंद्र सिंह शेखावत एवं स्मृति ईरानी ने कौन सी बुक लॉन्च की है, तो देखिए, हाँ, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं कपड़ा व महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जिस बुक को लॉन्च किया है उसका नाम है स्वच्छ भारत क्रांति। और ये जो बुक है इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है परमेश्वर अय्यर के द्वारा। देखिए, अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में तो सियासत में सदस्यता, इसको हम कल ही डिस्कस कर चुके हैं। इसको लॉन्च किया गया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। अगर मैं बात करूं 9 मेगा ट्रेंड्स के बारे में, तो देखिए इसका पूरा नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स और इसको लॉन्च किया गया था उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। अगर मैं बात करूं कर्म योद्धा ग्रंथ के बारे में, तो देखिए आप इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, यह मोदी जी के ऊपर लिखी हुई है और इसको लॉन्च किया गया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। तो इनको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। आप जो पुरानी बुक्स हैं उनको भी रिवाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कल लगभग सारी बुक्स को रिवाइज किया था। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप कल जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ही है जिसमें सारी बुक्स को रिवाइज किया था और फर्स्ट क्वेश्चन में लगभग सारे प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट्स को रिवाइज किया गया था, तो आप जाके एक बार उनको देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसका चयन किया है? देखिए, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चयन किया है इन्फोसिस फिनेकल का और यह बहरीन की एक बैंक है एनबीबी। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो एनबीबी फिनेकल लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को क्रियान्वित करेगा। अगर मैं बात करूं इन्फोसिस फिनेकल के बारे में तो यह उद्योग का अग्रणी डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन एज है और यह इन्फोसिस के पूर्ण स्वामित्व वाली एक उत्पादन सहायक कंपनी है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं इन्फोसिस के जो वर्तमान में एमडी व सीईओ हैं वह कौन है, तो वह है सलील पारेख। बात की जाए हेडक्वार्टर की तो वह है हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अगर हम बात करें बहरीन के बारे में तो बहरीन एक एशिया महाद्वीप में स्थित मिडिल ईस्ट कंट्री है। अगर मैं बात करूं इनके राजा कौन है तो बहरीन के राजा हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा। कैपिटल है मनामा, करेंसी है बहरीन दीनार। बात कर रहे हैं मान्य ऑप्शंस के बारे में तो जो टीसीएस लिखा हुआ है, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, स्थापना हुई थी 1968 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वह है मुंबई में और इसके सीईओ कौन है तो वह है राजेश गोपीनाथ। बात की जाए विप्रो के बारे में तो विप्रो की स्थापना हुई थी 1945 को, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। वर्तमान में इसके जो ओनर है वह कौन है तो वह है अजीत प्रेम जी और इसके सीईओ हैं थियरी डेलापोर्ट। तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नए फाइनेंशियल निदेशक नियुक्त किए गए? देखिए, अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो इनका नाम है दिनेश कुमार बत्रा।
तो दिनेश कुमार बत्रा जी जो हैं ये 1984 से BEL से जुड़े हुए हैं और इन्होंने इलेक्ट्रो विस्फोट क्षेत्र में कंपनियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान भी निभाया है। अब मैं बात करूं BEL के बारे में, तो यह एक नवरत्न कंपनी है। तो इसके बारे में काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूं। आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के कि वर्तमान में नवरत्न कंपनियों और महारत्न कंपनियों की संख्या क्या है, वो आप गूगल पे सर्च करके बता सकते हैं। देखिए, अब अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो श्रीकांत माधव वैद्य हैं, इनको बनाया गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का चेयरमैन। अगर मैं बात करूं गुरदीप सिंह के बारे में, तो जो गुरदीप सिंह है यह चेयरमैन है NTPC के, और NTPC की स्थापना हुई थी 1975 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगर मैं बात करूं रविंद्र सिंह ढिल्लोन के बारे में, देखिए रविंद्र सिंह ढिल्लोन को हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD व चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया था। अगर मैं बात करूं BEL के बारे में, तो BEL की स्थापना हुई थी 1954 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके जो ओनर है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और BEL हमारे जो आर्म फोर्स के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक और स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने किस सत्र की शुरुआत की है? देखिए, इन्होंने फिट इंडिया मुहिम के तहत फिट इंडिया टॉक की शुरुआत की है। देखिए, अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो यह एक शो होगा जिसके अंतर्गत शीर्ष खिलाड़ियों की यह 6 संवाद सत्रों का एक सीरीज होगी, और जिसके अंतर्गत जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूली बच्चों को, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वह उन स्कूली बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे, अपने बचपन की यादों को साझा करेंगे, अपनी सफलताओं और अपनी असफलताओं के उनको किस्से सुनाएंगे, जिससे उनको कुछ सीखने को मिल सके, जिससे स्कूली बच्चे काफ़ी कुछ सीखें। देखिए, ये जो शो है इसको बैडमिंटन स्टार PV सिंधु व इंडियन फुटबॉलर टीम के जो कप्तान है सुनील छेत्री, वह शो को होस्ट करेंगे, वह शो की मेजबानी करेंगे। और अगर मैं बात करूं सुनील छेत्री के बारे में, तो आपको याद आना चाहिए, अगर आप हमें डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हैं, तो सुनील छेत्री व सौरभ गांगुली को JWS सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं HRD मंत्रालय की, तो हाल ही में हमने देखा था HRD मंत्रालय का नाम अब बदल कर हो गया है शिक्षा मंत्रालय, और नई शिक्षा नीति भी आ गई है, जिसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स को कवर किया गया था। जो राइट टू एजुकेशन 2009 था, उसमें बदलाव किया गया। अब राइट टू एजुकेशन की जो एज है वह 18 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा अब जो 10+2 का जो फॉर्मेट था उसको चेंज कर दिया गया है। अब 5+3+3+4 का फॉर्मेट आएगा। देखिए, ये और भी कई चीज़ें हैं जिनको आप रिवाइज कर सकते हैं। अब मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो देखिए भारत रिपोर्ट जून 2020 की इस रिपोर्ट को जारी भी किया गया है HRD मिनिस्ट्री द्वारा या हमारे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। यह जो है यह डिजिटल शिक्षा पर इस नीति को, यह जो रिपोर्ट है इसको जारी किया गया है। अब मैं बात करूं डेयर टू ड्रीम 2.0, यह क्या है? तो डेयर टू ड्रीम 2.0 यह एक प्रतियोगिता है। इसको शुरू किया गया है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। अब मैं बात करूं कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो देखिए हाल ही में IRCTC और SBI ने साथ मिलकर कंबाइंड ब्रांडेड कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो उनको भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 अगस्त खेल दिवस को निरुपम यादव द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक लॉन्च की जाएगी? देखिए, ये जो पुस्तक है, यह पुस्तक भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम के कप्तान विश्वेश्वर भृगुवंशी के जीवन पर आधारित है, और इस पुस्तक का नाम है विशेष कोड टू विन। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे मतलब कि 29 अगस्त को इस बुक को लॉन्च किया जाएगा, और इस बुक को लिखा गया है लेखिका निरुपमा यादव के द्वारा, और इस बुक को पब्लिश किया जाएगा हाउस ब्लू रोज पब्लिकेशन के द्वारा। तो इसको आप याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं भृगुवंशी के बारे में, तो जो भृगुवंशी हैं ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं, और ये 2007 से भारत के लिए बास्केटबॉल खेल रहे हैं। पहली बार यह 2010 में भारत की जो टीम थी उसके कप्तान बने थे। तो इसको आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया इस बुक को लिखा गया है मिलिंद सोमान के द्वारा। अगर मैं बात करूं मसीहा मोदी, तो इस बुक को लिखा गया है तबलीन सिंह के द्वारा। बात की जाए एग्जाम वॉरियर के बारे में, तो एग्जाम वॉरियर इस बुक को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इस बुक को ब्रेल वर्जन, इस बुक का जो ब्रेल वर्जन भी अवेलेबल है, ब्रेल वर्जन में भी इसको ट्रांसलेट किया गया है। ब्रेल भाषा जिसको आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं, जो देखने में अक्षम होते हैं उनके लिए इस भाषा का उपयोग करके वह पढ़ते हैं, ब्रेल भाषा का। तो चलिए बढ़ते हैं।
1 अगस्त को किसने लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया? देखिए, इस वेबिनार का उद्घाटन किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। देखिए, यह इन्होंने 1 अगस्त को किया था। वर्तमान में तो यह कोरोना वायरस से प्रभावित हैं, इसके कारण यह अभी क्वारंटाइन में है, तो यह ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। अब मैं बात करूं इस वेबिनार के बारे में, तो यह स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया था। इसका आयोजन दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा किया गया। देखिए, अगर मैं बात करूं बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, तो इनका जो उपनाम था वह था लोकमान्य तिलक। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था और ही डाइड इन 1 अगस्त 1920। अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी जी ने इनको नाम क्या दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने इनको बोला था द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसके अलावा ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज ने इन्हें द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। अगर मैं बात करूं, इन्होंने एक नारा भी दिया था जो काफी फेमस है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। तो वह नारा भी किसने दिया था? वह नारा दिया था लोकमान्य तिलक ने। देखिए, इन्होंने कई बुक्स लिखी। अगर मैं उनके बारे में बात करूं, द आर्कटिक होम इन द वेदास, इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता रहस्य, इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो पीयूष गोयल जी हैं, सेंट्रल कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं ये, तो इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत पर नेशनल डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगर मैं बात करूं हर्षवर्धन जी के बारे में, तो देखिए, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस हैं। इन्होंने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है। अगर मैं बात करूं हरसिमरत कौर बादल जी के बारे में, तो ये हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं और इन्होंने मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है हाल ही में, तो इनको भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन हुआ है? तो देखिए, यह राज्य है महाराष्ट्र। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, तो महाराष्ट्र के अकोला में संचार और आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया है। बीएसएनएल जो है, भारत संचार निगम लिमिटेड ने भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत एयर फाइबर सेवाओं की शुरुआत की है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, तो इससे बीएसएनएल अकोला व वाशिम जिले के लोगों को जरूरत के अनुसार सबसे तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो इसके बारे में बात की जाए, तो यह महाराष्ट्र की स्थिति है इंडिया के मैप पर, जैसा कि आप इसे देख सकते हैं। सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। बात की जाए महाराष्ट्र से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर्स के बारे में, तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अलावा जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट प्लेटिना, वह भी महाराष्ट्र ने ही लॉन्च किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो यूके की कंपनी है एक ब्रिटिश पेट्रोलियम, यह अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर बनाने जा रही है। तो यह कहाँ बनाने जा रही है? पुणे के महाराष्ट्र में अपना ग्लोबल सर्विस सेंटर खोलेगी, तो इसको आप याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करूँ, हाल ही में कोरोना रोगियों को ट्रेस करने के लिए एक स्मार्ट रिस्ट बैंड बनाया गया है, तो इसको बनाया गया एम्स नागपुर के द्वारा। अब मैं बात करूं, महाराष्ट्र में एक योजना की शुरुआत भी की गई है जिसका नाम है महापरवाना योजना। तो यह जो योजना है, इसके अंतर्गत राज्य में नए नए इन्वेस्टमेंट आ सकेंगे, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अन्य ऑप्शंस की तरफ। देखिए, यूपी सरकार ने लॉन्च किया है मिशन वृक्षारोपण 2020। इसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली ने ई लर्निंग पोर्टल लेड को लॉन्च किया है, LEAD लेड को लॉन्च किया है। अगर मैं बात करूं केरल के बारे में, तो केरल ने जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, ताकि वह केरला में ही जॉब पा सकें। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत किस राज्य में थेजोवाल गोल्फ रिजॉर्ट का शुभारंभ किया है? तो यह राज्य है मिजोरम। अगर हम इसके बारे में बात करें, तो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री ने इस रिजॉर्ट की शुरुआत की है। इसको वर्चुअली उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और यह पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बनाया गया है। अगर हम बात करें इसको डिजाइन किसने किया है, तो इसको कैनेडियन गोल्फ कोर्स फर्म ग्राम कुक एंड एसोसिएट्स ने इसको डिजाइन किया है। अगर मैं बात करूं, मिजोरम के बारे में बात हो रही है, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो हाल ही में मिजोरम में चपनार कुट फेस्टिवल मनाया गया। इसके अलावा एक और फेस्टिवल मनाया गया जिसका नाम है जोकट पुई। ठीक है, ये फेस्टिवल्स एग्जाम्स में आते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से रखिएगा। इसके अलावा मिजोरम अकेला ऐसा राज्य बना जिसने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो महाराष्ट्र सरकार ने फोर्ट मतलब कि जो किले हैं उन पर एल्कोहल कंजम्पशन पर रोक लगा दी है, तो आप वहाँ पर जाकर बैठकर
दारू नहीं पी सकते। अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं पंजाब के बारे में, तो पंजाब के बारे में अगर मैं बात करूं तो पंजाब सरकार ने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके रिटायरमेंट की एज को कम कर दिया है। पहले वह 60 थी, अब वह कर दिया है 58, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में नॉर्थ आयरलैंड के किस नोबेल प्राइज विजेता का निधन हो गया है? देखिए, अगर इनके बारे में बात की जाए तो इनका नाम है जॉन ह्यू। 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और 1970 में, क्योंकि यह एक प्रमुख राजनेता भी थे आयरलैंड के, तो इन्होंने 1970 में सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी की स्थापना भी की थी। देखिए, अब अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विलियम इंग्लिश। इंपॉर्टेंट यह इसलिए है क्योंकि यह जो कंप्यूटर माउस होता है उसके यह सह आविष्कारक थे। इन्होंने स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में 1964 में जो डगलस एंजल बार्ट हैं इनके साथ मिलकर दुनिया का पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि दुनिया का पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो वह बनाया था डगलस एंजल बार्ट ने, और उसके जो ये उनके सह आविष्कारक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, विलियम इंग्लिश। तो उनको आप याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए इब्राहिम अल काजी, यह भी काफी इंपोर्टेंट है। इनका हाल ही में निधन हो गया। यह रंगमंच के फेमस कलाकार थे। इसके अलावा यह महान शिक्षक भी थे और इन्हें 1966 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 1991 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2010 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। तो यह भी काफ़ी इंपोर्टेंट है, इनको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें PM राव के बारे में, तो यह आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री थे जिनका निधन हो गया, तो उनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं हमारा जो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था उसके आंसर के बारे में। तो एक मास्क अनेक जिंदगी यह अभियान शुरू किया गया, कहाँ पर शुरू किया गया? इसको शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। अब हम बात करें आज का हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे है इसके बारे में हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सी आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं है? देखिए, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी। आपको सिर्फ आंसर ही नहीं बताना, आपको ये भी बताना है कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की कौन सी राजधानी होगी, या फिर एग्जाम्पल में जो अमरावती है वह कौन सी राजधानी होगी। तो इस तरह से आपको डिटेल में उसको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।